श्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, मोर इत्यादि। यहाँ पे नाम से बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस नाम को देखकर बच्चे ये सोचते हैं कि इसके अंतर्गत केवल व्यक्ति का नाम आता है। ये बच्चों में शंकाएं बनी रहती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दिल्ली, ताजमहल जगह, स्थान, जवाहरलाल नेहरू विशेष नाम, मोर विशेष प्राणी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। केवल व्यक्ति विशेष को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहते, इसके अंतर्गत विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, ये सभी इसके अंतर्गत, विशेष व्यक्ति, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें काफी फर्क है, काफी अंतर है इसमें दोनों में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जो जाति का बोध कराते हैं, वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान आदि सभी की जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़की, वकील, अध्यापक, मछली, शहर इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, इनकी जाति का जो बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की से हम अंदाज लगाते हैं कि ये कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक लड़की जाति का बोध कराती है। वकील, जैसे कोई विशेष वकील के लिए नहीं, ये सभी वकील जाति के लिए उपयोग में लाया गया है। अध्यापक, ये अध्यापक जाति के लिए। मछली,
ये मछली जाति के लिए, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि की जो जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरा हमारा जो भेद है संज्ञा का वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल मन के भाव ही नहीं आते, इसमें गुण, अवस्थाएं, दशाएं भी शामिल होती है। जैसे मन के भाव, गुण, अवस्थाएं, दशाएं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे मन के भाव हो गए क्रोध, प्रसन्नता, ये मन के भाव हो गए। गुण हो गए ईमानदारी, बेईमानी। अवस्था हो गई बुढ़ापा, बचपन। और दशाएं हो गई अमीरी, गरीबी। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल मन के भाव ही नहीं आते, बल्कि गुण, अवस्थाएं, दशाएं आदि भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे क्रोध और प्रसन्नता मन के भाव हो गए, ईमानदारी अच्छा गुण और बेईमानी बुरा गुण हो गया। ईमानदारी को अच्छा गुण माना गया और बेईमानी को बुरा। बुढ़ापा और बचपन ये हमारी अवस्थाएं हैं, और अमीरी और गरीबी ये हमारी दशाएं हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अंग्रेजी प्रभाव यानी कि अंग्रेजी व्याकरण के कारण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो दो भेद आए थे उनको समझेंगे अभी। पहला था समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि अंग्रेजी में से कोलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे भीड़, कक्षा, झुंड, ग्रुप, ये जो है ये सभी समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे भीड़ हो गई, कक्षा, झुंड, ग्रुप, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद जो अंग्रेजी प्रभाव के कारण आया था, अंग्रेजी व्याकरण के कारण, वो है द्रव्यवाचक, यानी कि अंग्रेजी में इसे मेटीरियल नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रव्यवाचक के अंतर्गत तरल पदार्थ और धातुएं इसके अंतर्गत आती है। जैसे तेल, लोहा, कोयला, सोना,
चांदी इत्यादि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे तेल, तेल जो है वो तरल पदार्थ द्रव्य हो गया। धातुएं जो है लोहा, कोयला, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञा जो मैंने आपको बताई थी, एक समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन और एक द्रव्यवाचक संज्ञा जो मटेरियल नाउन, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती है। हाँ जी बच्चों, आज की हमारा संज्ञा का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों को संज्ञा के भेद के बारे में जो शंकाएं थी वो सभी शंकाएं दूर हो गई होगी। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है।